दोस्तों, रज़िया सुल्तान सौतेले भाई का तख्ता पलट करके जब दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी, यानी सन 1206 में, जब चंगेज़ ख़ान की सेना मध्य एशिया के घास के मैदानों को अपने घोड़ों की टापों तले रौंद रही थी, उस समय दिल्ली की सल्तनत के शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर रज़िया बिन्त इल्तुतमिश कहलाई। दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवाना तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा किया था रज़िया के पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने। मिनहाजुल रियाज जुज़जानी ने अपनी किताब तबक़ात नासिरी में लिखा है, माना जाता है कि दिल्ली पर राज करने वाले शासकों में इल्तुतमिश से अधिक उदार विद्वानों और बुज़ुर्गों का सम्मान करने वाला शख्स नहीं देखा था। 14वीं सदी में मोरक्को से भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता ने भी अपनी किताब रहला में लिखा था, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलवाने और उनके साथ हुए अन्याय को दूर करने में इल्तुतमिश का कोई सानी नहीं था। अपने महल के बाहर उसने एक बड़ा घंटा लगवा रखा था। किसी भी चीज़ से परेशान लोग उसे बजाकर सुल्तान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे। घंटे की आवाज़ सुनते ही सुल्तान शिकायत दूर करने की कोशिश करते थे। जब इल्तुतमिश बूढ़ा होने लगा तो उसके दरबारियों ने उससे अनुरोध किया कि वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करे, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों में जंग न छिड़ जाए। तब इल्तुतमिश ने अपनी सबसे बड़ी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उस समय के इतिहासकार रियाज जुज़जानी लिखते हैं, सुल्तान ने लड़की होते हुए भी रज़िया को अपना वारिस घोषित किया, वो भी बाकायदा लिखकर। जब उसके दरबारी उसके इस फैसले को पचा नहीं पाए तो इल्तुतमिश ने उनसे कहा, मेरे सभी बेटे जवानी का आनंद लेने में लिप्त हैं, उनमें से एक भी बादशाह बनने की काबिलियत नहीं रखता है। मेरी मौत के बाद आप पाएंगे कि देश का नेतृत्व करने के लिए मेरी बेटी से काबिल कोई नहीं होगा। रज़िया को चुनने के लिए सुल्तान ने सिर्फ भावनाओं का सहारा नहीं लिया था, रज़िया में राज करने की क्षमता थी। जब भी इल्तुतमिश ने अपने सैनिक अभियानों के दौरान उसे प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी थीं, उन्हें उनसे बखूबी निभाया था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश का चयन परंपरा के अनुरूप नहीं था। हालांकि अरब इतिहास में महिलाओं के राजनीति में भाग लेने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने कुछ सैनिक अभियानों में भी भाग लिया था, लेकिन उस दौर के समाज में आमतौर से महिलाएं पर्दे के पीछे से ही राजनीति में भाग लेती थीं, लेकिन उनका राजगद्दी पर बैठना हैरत की बात ही मानी जाती थी। फ़िरोज़ के शासन के दौरान उसकी मां शाह तुर्क ने हरम में अपनी दुश्मनी के पुराने हिसाब बराबर किए। उसने फ़िरोज़ के एक सौतेले भाई को पहले अंधा करवाया और फिर मरवा दिया। यहाँ तक उसने फ़िरोज़ की सौतेली बहन रज़िया को भी मरवाने की कोशिश की। इस घटना के 100 साल बाद सिराज ने लिखा, कुर्श शासन के माहौल में कई गवर्नरों ने फ़िरोज़ के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया। जब फ़िरोज़ उनके विद्रोह को कुचलने दिल्ली से बाहर निकला तो रज़िया ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली की जन भावनाओं को अपने पक्ष में कर लिया। लोगों ने महल पर हमला बोलकर जब फ़िरोज़ दिल्ली लौटा तो उसको गिरफ़्तार करने, जान से मारने दिया गया। फ़िरोज़ ने बमुश्किल 7 महीने ही दिल्ली पर राज किया। 14वीं सदी के एक इतिहासकार अब्दुल मलिक इसामी के अनुसार जब फ़िरोज़ का तख्ता पलटा गया और दरबारी इस बात पर विचार करने लगे किसको सुल्तान बनाया जाए, रज़िया ने खिड़की से अपना दुपट्टा हिलाते हुए ऐलान किया, मैं महामहिम की बेटी हूँ, उन्होंने मुझे अपना वारिस चुना था। आपने सुल्तान के आदेशों की अवहेलना करते हुए किसी और के सिर पर ताज रख दिया था, इसलिए आपकी ये हालत हुई है। कुछ सालों के लिए ताज मुझे दे दीजिए और मेरी क्षमताओं को
परखिए। अगर मैं एक अच्छी शासक साबित होती हूँ तो मुझे गद्दी पर बने रहने दीजिए। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, ये गद्दी किसी और को दे दीजिए। इस तरह नवंबर 1236 में रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रज़िया दिखने में कैसी थी, इस बारे में बहुत कम जानकारी है। उनको अपने शाही महल कुश के फिरोज़ी की सीढ़ियों पर लंबी आस्तीनों का कुर्ता और ढीली शलवार पहने ज़रूर देखा गया था। इतिहासकार इरा मुखोटी अपनी किताब हीरोइंस पावरफुल इंडियन इमेन ऑफ मिथ एंड हिस्ट्री में लिखती हैं, उस ज़माने के जीवनीकार पुरुषों का वर्णन भी बहुत बारीकी से नहीं करते थे। जहाँ तक महिलाओं के वर्णन की बात है, वो ज़्यादातर या तो छुप जाते थे या फिर बहुत सी बातें छिपा जाते थे। लेकिन इसके बावजूद हमें पता है कि रज़िया तुर्क मूल की थी और घास के मैदानों में रहने वाले लोगों की तरह उनके गाल की हड्डियाँ ऊंची थीं और उनकी आंखें बादाम की शक्ल की थीं। जब इल्तुतमिश के दरबार में गुलामों ने रज़िया को सुल्तान बनाया तो उन्हें उम्मीद थी कि वो उनके कहने में चलेंगी और इल्तुतमिश के शासनकाल में उनका जो रसूख था वो कायम रहेगा। आने वाले दिनों में रज़िया के व्यवहारों ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्होंने रज़िया को समझने में गलती की थी। रज़िया के दिल्ली की गद्दी पर बैठने को कई प्रांतीय गवर्नरों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली कूच कर दी, लेकिन रज़िया ने गवर्नरों के बीच फूट का पूरा फ़ायदा उठाया। इससे पहले कि ये वह रज़िया को कोई नुकसान पहुंचा पाते, उनका विद्रोह कुचल दिया गया। अब्राहम इराली लिखते हैं, रज़िया ने जिस तरह से इन विद्रोह का सामना किया, उसकी नेतृत्व क्षमता के बारे में शंकित दरबारी उसके प्रशंसक बन गए और उन्होंने रज़िया का साथ देने का फ़ैसला किया। इसके बाद हरम में रहने वाली महिलाओं पर जो पाबंदियां लगाई गई थीं, रज़िया ने उन सब को तोड़कर फ़ैसला कर लिया। इन बतूतों ने भी लिखा है, उन्होंने अपने परंपरागत कपड़े और पर्दा त्याग कर कमीज़ और टोपी पहनकर आम जनता के सामने आना शुरू कर दिया। जब ये हाथी पर चढ़कर महल से बाहर निकली तो पूरी जनता ने उनके इस भेष को देखा। कभी कभी वो सैनिकों से घिरी पुरुषों की तरह तीर कमान लिए घोड़े पर भी निकलती और उनके चेहरे पर कोई नकाब नहीं रहता। रज़िया न सिर्फ एक अच्छी प्रशंसक साबित हुई, बल्कि एक सैनिक रणनीतिकार के रूप में भी उनकी तारीफ़ हुई। उन्होंने आगे आकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। सिराज जुज़जानी ने इस इल्तुतमिश राजवंश का इतिहास लिखा तो उन्होंने रज़िया के लिए लंगरकश शब्द इस्तेमाल कर उन्हें बहुत सम्मान दिया। इस शब्द का अर्थ होता है लड़ाई में सेना का नेतृत्व करने वाला। वो एक निष्पक्ष सुल्तान साबित हुई जिन्हें उनकी प्रजा पसंद करती थी। रज़िया एक बादशाह की बेटी ज़रूर थीं, लेकिन शुरुआती समय में अपने पिता की विरासत पर निर्भर रहने के बाद उन्होंने अपने आप को इल्तुतमिश से अलग कर लिया। वो सुल्तान बन गई थीं, जो कि मध्ययुगीन भारत में एक मुस्लिम महिला के लिए अनूठी बात थी। इल्तुतमिश के ज़माने में चांदी के सिक्के चला करते थे, जिनमें उनका नाम गड़ा होता था। रज़िया ने पहले इन सिक्कों पर अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया। उनमें इल्तुतमिश को सुल्तान आज़म और रज़िया को सुल्तान मुअज़्ज़म कहा गया। समय के साथ रज़िया में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्होंने सिर्फ अपने नाम पर सिक्के ढलवाने शुरू कर दिए थे। एलिसा गेबे ने अपनी किताब मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न इस्लाम में लिखा है, सिक्कों पर रज़िया के नाम से पहले सुल्तान गड़ा रहता था। उन्होंने कभी भी अपने लिए सुल्ताना शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो उस दौर में सुल्तान बनी जब यूरोप में महिलाएं अपने घरों की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए और बारे में सोच भी नहीं सकती थीं। दिल्ली सल्तनत के कट्टर इस्लामी दरबारियों को रज़िया का खुला व्यक्तित्व बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने उनको हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। सुल्तान के रूप में रज़िया की शख्सियत एक बहुत बड़ा हिस्सा था बाहरी दुनिया को अपने आप को एक पुरुष की तरह दिखाना।
आभरम ईरानी लिखते हैं, वो दूसरों को तो दिखा सकती थीं कि वो पुरुषों से कम नहीं हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पुरुष साचार्य की उनकी चाह उनके पतन का कारण बनी। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बाहरी लोगों को अपने नज़दीक लाना शुरू किया वो उनके दरबारियों को रास नहीं आया। उनमें से एक शख्स था ईबीसी न्यायी मूल का जलालुद्दीन याकूत को रज़िया का अमीर अकबर का पद देना उनके तुर्क दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें शक था कि याकूत के साथ उनके प्रेम संबंध हैं। उन्होंने रज़िया को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। रज़िया के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला शख्स था कबीर खान। उसको अपनी तरफ करने के लिए रज़िया ने उसे पहले ही लाहौर का गवर्नर बना दिया था, लेकिन जब रज़िया का रसूख बढ़ने लगा तो उसने दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लाहौर में बगावत कर दी। सन 1239 में रज़िया इस बगावत को कुचलने के लिए एक बड़ी सेना लेकर रवाना हुई। चिनाब नदी के किनारे रज़िया कबीर खान की सेना से सामना हुआ। कबीर खान रज़िया की सेना का सामना नहीं कर सका और उसे हार माननी पड़ी। लेकिन जब वो दक्षिण पंजाब में कबीर खान के विद्रोह को कुचलने के लिए गई हुई थीं, तब दिल्ली में उनके दरबारियों हरकत में आ गए। उन्होंने दिल्ली में रज़िया के करीबी याकूत की हत्या कर दी। रज़िया को पंजाब गए उनके नज़दीकी साथियों के साथ भटिंडा में गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद रज़िया के सौतेले भाई मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। रज़िया ने उन्हें गिरफ़्तार करने वाले भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को ऊंचे पद का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। यही नहीं, उन्होंने उससे शादी कर ली। दोनों एक सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े, लेकिन यहाँ भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत की सेना ने उनको हरा दिया। इसामी ने लिखा, एक भी घुड़सवार रज़िया के साथ नहीं हारा। अल्तुनिया लड़ाई के मैदान से भाग गए और स्थानीय लोगों की गिरफ्त में आ गए। उसके बाद रज़िया के साथ क्या हुआ उसके बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। सिराज के अनुसार गिरफ्तार होते ही रज़िया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। एक और इतिहासकार याहिया सरहिंदी के अनुसार दोनों को बेड़ियों में बांधकर सुल्तान के सामने पेश किया गया, जिसने उनको मौत की सज़ा दी। लेकिन इब्न बतूता का कहना है कि एक किसान ने कैथल में रज़िया के ज़ेवर चुराने के लिए उनकी हत्या की। रज़िया ने 3 वर्ष तक 6 दिनों तक दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। उन्हें यमुना के किनारे दफनाया गया और उनकी याद में एक छोटा मकबरा बनवाया गया, जो आज भी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मौजूद है। सिराज जुज़जानी ने लिखा, रज़िया सुल्तान एक महान सम्राट थीं। वो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और उदार शासक थीं, जिन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए। एक अच्छे राजा में जितने भी गुण होने चाहिए वे सब उनमें थे। बस उनका एक ही दोष था कि वो पुरुष नहीं थीं, इसलिए पुरुषों की नज़र में उनके इन गुणों की कोई कीमत नहीं थी।